हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। आज के इस नए लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 है आपका योग। और आपको चैप्टर नेम से ही क्लियर हो जा रहा है कि इसमें हम योग के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम योगा आसनों की नहीं, योग का अर्थ, योग का महत्व, अष्टांग योग और यौगिक क्रियाएं। तो बेसिकली ये 4 टॉपिक हैं जो आपके मुख्य तौर पे आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। और इस पूरे चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये जो चैप्टर होगा वो ये जो लेक्चर है वो पार्ट 1 है। साथ ही साथ मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूँगी कुछ समय बाद ही, आज ही। तो आप लोग उसको भी देखिए और साथ में ये जो लेक्चर है इसको भी। और दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, स्किप नहीं करना है इसमें कुछ भी। और साथ ही साथ मुझे पिछले वीडियो में बहुत से बच्चों ने कमेंट करके बताया है कि मैम आपने कुछ टॉपिक जो है वो छोड़ दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको वही टॉपिक कवर करवा रही हूँ जो आपके सिलेबस में है। क्योंकि सीबीएसई की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है मैं उनके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस पूरा करा रही हूँ। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इसमें आपका रहता हो। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि आपका कोई टॉपिक छूटा है या मैंने कुछ एक्स्ट्रा करवा दिया है। आपके वही टॉपिक लगे हैं सिलेबस में। सीबीएसई की तरफ से जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही ये जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक आपको प्रोवाइड कराई है सभी उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी छूटी हो। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कल आपका एग्ज़ाम है तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्लीज़ इसको पूरा देखें, साथ ही साथ इसके सेकेंड पार्ट को भी देखें। एंड फॉर चैप्टर नंबर 1, 2 के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्लीज़ आप लोग जाके वो भी चेक करें। उसमें मैंने बहुत अच्छे से उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। एंड अगर आप लोग वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ जाइए और चेक करिए फटाफट से। स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ रोशन शाह स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हम बात करते हैं योग का अर्थ। आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हमें पहले उसके अर्थ को जानना होता है। आप सभी योग के अर्थ से परिचित हैं, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो योग का अर्थ, योग जो शब्द है वो संस्कृत के युज शब्द से मिलकर बना है। और युज का अर्थ होता है जोड़ना या फिर मिलाना, ठीक है। और जो योग है वो एक संपूर्ण जीवन शैली है, या फिर हम इसे साधना भी बोल सकते हैं। संपूर्ण जीवन शैली का मतलब है, अगर यदि आप प्रतिदिन योग, आपने देखा होगा अभी आप आगे पढ़ेंगे अष्टांग योग, यौगिक क्रियाएं, तो एक तरीके से ये जीवन शैली ही है। मतलब आप देख सकते हैं आप इनको प्रतिदिन कर सकते हैं। अगर आप अष्टांग योग की बात करेंगे तो अष्टांग योग जो है वो व्यक्ति में व्यावहारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्यों का विकास करता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली से जुड़े होते हैं। इसीलिए योग को एक संपूर्ण जीवन शैली भी माना जाता है, जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। आप सभी जानते हैं योग एक ऐसी साधना है, ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से जो व्यक्ति होता है वो अपने मन, मस्तिष्क और स्वयं पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। और योग की जो संकल्पना है वो आधुनिक नहीं है, बल्कि वो बहुत प्राचीन है। तो योग काफ़ी ज़्यादा एक मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि आज के समय में हम जो मनुष्य हैं वो भौतिकवादी होते जा रहे हैं। जब हम भौतिकवादी होते जा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारे गुण हैं, उनका कहीं ना कहीं गुणों का ह्रास होते जा रहे हैं। मतलब गुणों की कमी होती जा रही है, जिसके कारण आज हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तनाव, मानसिक चिंता या शारीरिक प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम का निजात अगर या फिर हम बोले निवारण करने के लिए योग एक बेस्ट विकल्प के रूप में उपलब्ध है। और इस प्रकार से ये माना जाता है कि जो योग है वो सभी प्रकार के दुख और पीड़ा को नष्ट करता है। आपने देखा होगा कि जब हम अगर हम एक छोटा सा ही पॉइंट ले कि जब हम किसी प्राणायाम करते हैं या फिर आप कोई भी ऐसा योगा आसन करते हैं तो उसके पश्चात आप देख सकते हैं कि आपको एक मेंटली रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब आपको मानसिक संतुष्टि की प्राप्त होती है। और जब आप मानसिक रूप से योग के माध्यम से जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तभी आप अगर देखा जाए तो समाज में विकास कर सकते हैं और अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं।
इसीलिए योग जो है वो सभी दुखों का निवारण माना जाता है। एक बार हम पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ भी जान लेते हैं। पतंजलि जो कि एक बहुत बड़े योग के विषय में बोलने वाले विद्वान माने गए हैं, तो वे कहते हैं कि योग का अर्थ है मानसिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण पाना। मानसिक उतार चढ़ाव मतलब आपने देखा होगा, कई बार हम मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं। तो योग का अर्थ है कि मानसिक उतार चढ़ाव, यानी कि आपने देखा होगा कि कभी तो हमारा जो मानसिक जो, या फिर देखा जाए मानसिक जो स्वास्थ्य है, कभी तो बहुत अच्छा होता है, तो कभी हम बहुत लो फील करते हैं। तो उसके उतार चढ़ाव पर नियंत्रण पाना ही योग है। तो ये हो गया है आपका योग का अर्थ। उसके बाद हम बात करते हैं योग के महत्व की, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप सभी को परिचित होना, क्योंकि आप सभी यदि जानेंगे कि योग का महत्व क्या है, तभी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में योग को कर सकेंगे। इसीलिए योग का अगर हम महत्व की बात करें तो उसका प्रथम महत्व है शारीरिक शुद्धता। आप सभी जानते हैं कि योग के माध्यम से शारीरिक शुद्धता लाई जाती है, और योग ही एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी जीवन शैली है जिससे मनुष्य अपने शरीर में शुद्धता ला सकता है। तो हमारे शरीर में मूल रूप से 3 गुण होते हैं। शारीरिक शुद्धता से क्या मतलब है, पहले उसको समझ लेते हैं। शारीरिक शुद्धता से मतलब होता है कि हमारा, आपने देखा होगा मनुष्य के बॉडी में ना 3 गुण होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो ये जो दोष भी बोल सकते हैं, ये गुण भी बोल सकते हैं। जब ये तीनों गुण संतुलित होते हैं तब तक तो जो मनुष्य होता है वो निरोगी रहता है। लेकिन जब ये तीनों गुण वात, पित्त और कफ कोई भी एक बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, मनुष्य में विकार या फिर अस्वास्थ्य होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, यानी कि वो रोगी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको कोई ना कोई रोग हो सकता है। तो इस रोग के निपटारण के लिए जो योग है वो एक उत्तम विकल्प के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा विभिन्न क्रियाएं जैसे नेति, धौती में या फिर कपालभाति आदि नियमित रूप से करने से इन मूल जो गुण हैं का संतुलन बना रहता है, और जिसके कारण शरीर की जो आंतरिक सफाई है और जो स्वच्छता है वो होती रहती है। तो यदि हमने बात की कि मनुष्य के शरीर में 3 गुण होते हैं, वात, पित्त और कफ, और इन तीनों का जब संतुलन होता है तब मनुष्य जो होता है वो निरोगी रहता है। परंतु जैसे ही इनकी अधिकता बढ़ती है तो मनुष्य पे इनका जो ये जो गुण है, मनुष्य पे इनके स्वास्थ्य जो होता है वो प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। और कपालभाति, नेति, धौती, इन सारी क्रियाओं के माध्यम से जो विकार उत्पन्न हुआ है उसको हम रोक सकते हैं। तो पहला है शारीरिक शुद्धता, और जब विकार आप शांत हो जाएगा, जब उसका प्रशमन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। और ये जो क्रियाएं हैं, नेति, धोती, धौली और कपालभाति, ये सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो मनुष्य के शरीर को आंतरिक रूप से शुद्ध बनाती हैं। शुद्ध यानी कि कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। जैसे अगर कोई विकार है, कोई नेति हो गया, धोती हो गया, अगर नाक में कोई प्रॉब्लम है या फिर मुंह में कोई प्रॉब्लम है, तो इन क्रियाओं के माध्यम से जो वो विकार है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाता है। तो सबसे पहला है शारीरिक शुद्धता। नेक्स्ट इज रोगों से बचाव का उपचार करता है। योग आपने देखा होगा कोविड के दौरान से अब तक वर्तमान समय में योग का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोविड के दौरान क्या हुआ था, जब उस समय लॉकडाउन था घरों में, तो जिम वगैरह अलाउड नहीं थी, सारी चीज़ें बंद थी। तो उस समय सबसे जो बेस्ट विकल्प था अपने आप को स्वस्थ रखने का वो था योग। तो योग उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, और आज के समय में अगर हम देखें तो योग कहीं ना कहीं उस समय से आज तक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा कारगर भी सिद्ध हुआ। योग के माध्यम से लोगों ने देखा कि वो रोगों से मुक्त हो रहे हैं और वे स्वस्थ हो रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो योग सेकंड कारण है रोगों से बचाव का उपचार। ठीक है, यानी कि योग जो है वो रोगों से बचाव करता है। तो विभिन्न यौगिक व्यायाम व्यक्ति का अनेक रोगों से केवल बचाव ही नहीं करते बल्कि उनका उपचार भी करते हैं। योग के द्वारा व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, और नियमित रूप से योग करने से व्यक्ति जो होता है वो विभिन्न बीमारियों जैसे कि मधुमेह, गठिया,
हृदय रोग, तनाव, पीठ दर्द, मासिक धर्म, ये जो विकार होते हैं उनका उपचार किया जा सकता है। तो योग के माध्यम से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और जो नियमित रूप से योग करते हैं वो जो भिन्न भिन्न बीमारियां होती हैं, मधुमेह जो कि आजकल एकदम कॉमन बीमारी बन चुकी है, हृदय रोग, तनाव, तनाव भी आजकल देखा जाए तो एक सामान्य बीमारी ही बन चुका है, इन सब से आप निजात पा सकते हैं। तो योग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ में। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा तो यही है कि वो आपको स्वस्थ रखता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है लचक में वृद्धि। आप सभी जानते हैं योग में कुछ ऐसे आसन होते हैं जो लचक में फ्लैक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, और जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में फ्लैक्सिबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा चोट लगने की जो संभावना है वो कम होती जाएगी। तो लचक प्रत्येक व्यक्ति के अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जो लचक होती है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इससे शारीरिक जो गतियाँ होती हैं और कुशल गरिमा युक्त हो जाती हैं, और लचक बढ़ने से जो चोट होती है, चोटों का खतरा भी कम हो जाता है। विभिन्न योग आसन जैसे चक्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन आदि शरीर की जो लचक होती है उसको बढ़ाने में सहायक होते हैं, और इन आसन को करने से मांसपेशियां भी लचीली होती हैं। तो जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी उतनी ही ज़्यादा आपको चोट लगने की संभावना जो है वो कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य योग के माध्यम से मनुष्य में नैतिक मूल्यों का विकास होता है, क्योंकि यदि आप अष्टांग योग को पढ़ेंगे तो अष्टांग योग मनुष्य में नैतिक मूल्य, व्यवहारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य का विकास करता है, जो एक मनुष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो नैतिक मूल्यों का हर सर्वव्यापी समस्या है। आजकल आप देख सकते हैं कि हम भौतिकवादी होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। तो यम और नियम ये अष्टांग योग के ये अंग हैं। यम और नियम जैसे यौगिक जो क्रियाएं होती हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, चोरी ना करना तथा ब्रह्मचर्य के पथ पर चलकर नैतिक अनुशासन सिखाता है, और इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो व्यक्ति को अधिक नैतिक और सदाचारी बनाते हैं। एक नैतिक गुण किसे माना जाता है कि अहिंसा ना करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने कर्मों को सही प्रकार से करना, ये सारे आपके नैतिक मूल्य हैं। तो योग के माध्यम से आप नैतिक मूल्यों को भी सीखते हैं। इसके अलावा बहुत आगे भी काफ़ी सारे जैसे मानसिक तनाव को कम करता है। योग के माध्यम से आप देख सकते हैं आपका मानसिक जो तनाव है वो भी कम होता है। आध्यात्मिक विकास में ये सहायक होता है। आप एक जगह ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, शारीरिक सुंदरता बढ़ती है। प्रतिदिन योग करने से आप देख सकते हैं कि शरीर जो है जब स्वस्थ रहेगा तो जो सुंदरता है वो अपने आप ही बढ़ने लगेगी। शिथिलता यानी कि शांति प्रदान करता है, रिलैक्सेशन देता है। इसके अलावा शरीर के आसन को ठीक रखता है। आसन मतलब हम जिस भी पोस्चर में बैठते हैं उसके आसन को ठीक रखता है, क्योंकि आसन जो होता है जिस भी हम पोस्चर में बैठते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम कभी भी अगर गलत तरीके से बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, तो आपने देखा होगा हमें ना प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो मानसिक तनाव को कम करना, आध्यात्मिक, शारीरिक सुंदरता, शिथिलता और ये सारे भी योग के महत्व के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका अगला टॉपिक है अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब योग के 8 अंग माने गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये योग के 8 अंग माने गए हैं जो मनुष्य में अनेक गुणों का विधान करते हैं। इनका आगे हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। सबसे पहला है यम। यम का मतलब होता है जो यम योग का एक अंग माना जाता है, और इसको योग का प्रथम अंग बोलते हैं। तो यह अंग जो होता है वो व्यक्ति और समाज के नैतिकता के नियमों जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह निर्धारित करता है। ठीक है, जो यम होता है वो व्यक्ति के और समाज के जो नैतिक मूल्य हैं, जो नैतिक नियम है, उनका निर्धारण करता है। जैसे अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, सदैव सत्य बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन सारे नियमों का निर्धारण करता है। यम के अभ्यास द्वारा व्यक्ति ऐसी बातों से दूर रहता है जो उसे विवेकहीन तथा हिंसक बनाती है। तो जो मनुष्य यम को फॉलो करता है या यम का उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वे हमेशा
ऐसी बातों से दूर रहती हैं जो उन्हें विवेकहीन और हिंसक बनाती हैं। क्योंकि यदि मनुष्य आजकल अगर हम देखें तो यही प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बातों पे हिंसक घटनाएं हो जाती हैं, हम असत्य बोलने लग जाते हैं, हम दूसरे के धन के प्रति लोभी हो जाते हैं। इनके कारण क्या होता है, हमारे मनुष्य जीवन में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो जो यम को फॉलो करते हैं वो इन सारे नैतिक मूल्यों को सीखते हैं, जिनके कारण वे कभी विवेकहीन नहीं होते और ना ही कभी हिंसक बनते हैं। फिर उसके बाद है, इसमें सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है कि हिंसा ना करना, किसी प्रकार की, चाहे वो मानसिक है या फिर शारीरिक, हिंसा ना करना ही अहिंसा है, और जिससे किसी सामने वाले का या किसी दूसरे व्यक्ति का अहित हो। फिर उसके बाद है सत्य। ये सभी यम के प्रकार हैं। तो सत्य का मतलब होता है, जो सत्य है वो हमें, आप देखते हैं कि सत्य मतलब हमें सदैव सत्य, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, अच्छी या बुरी परिस्थिति हो या चीज़ अच्छी हो, लेकिन हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। सत्यवादी, शब्द और कार्य में सदैव सत्यवादी होना चाहिए। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, यानी किसी के धन के प्रति लोभी ना होना और किसी की चीज़ों का किसी के धन का चोरी ना करना या किसी की भी चोरी ना करना। धन नहीं, आप कोई भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है किसी भी प्रकार की यौन क्रिया या फिर यौन संबंधों में संलिप्त ना होना। तो आप देख सकते हैं कि यौन क्रिया या फिर यौन संबंधी जो ऐसे जो वो होते हैं उसमें संलिप्त ना होना ही ब्रह्मचर्य है। उसके बाद अपरिग्रह का मतलब होता है कम से कम आवश्यकताओं के साथ जीवन व्यतीत करना। आप देख सकते हैं आजकल ये बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि हमारे पास एक चीज़ होती है लेकिन हमें फिर भी दूसरी चीज़ की नीड होती है। तो ये कहीं ना कहीं इससे हमारा जो मानसिक संतुष्टि है वो नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी जो हमें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है। तो अपरिग्रह बोलता है कि आपके पास जितने भी संसाधन हैं उनका आप अपनी कम से कम संसाधनों के साथ आप जीवन व्यतीत करें। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट नियम। नियम जो है वो योग का ही एक अंग, दूसरा अंग माना गया है, और यह जो अंग है वो मनुष्य के व्यवहारिक नियमों जैसे संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इन जो गुण होते हैं उनका निर्धारण करता है, और इससे मनुष्य का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको याद रखना, ये व्यवहारिक नियमों का निर्धारण करता है। और इससे पहले यम की जो बात करी थी वो नैतिक नियमों का निर्धारण करता है। तो व्यवहारिक नियम कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक शुद्धता। तो शौच के माध्यम से मनुष्य में शारीरिक और मानसिक शुद्धता आती है। संतोष का अर्थ होता है संतुष्टि, अर्थात भगवान ने हमें जो भी दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ना कि इच्छाओं के पीछे दौड़ना चाहिए। उसके बाद तप का मतलब होता है लक्ष्य प्राप्त करने के दौरान आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना ही तप कहलाता है। फिर है आपका स्वाध्याय का मतलब होता है महान ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करके स्वयं को जो शिक्षित करता है उसे हम स्वाध्याय कहते हैं। फिर अंतिम है ईश्वर प्राणिधान से मतलब है कि प्रत्येक कार्य और उपलब्धि भगवान को समर्पित करना ही प्राणिधान कहलाता है। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी उपलब्धि कर रहे हैं अपने जीवन में, वो सभी आपको ईश्वर को समर्पित करनी है। तो प्राणिधान का मतलब होता है समर्पित करना। तो ईश्वर को सभी चीज़ें जो है वो समर्पित करना ही ईश्वर प्राणिधान है। तो आप देख सकते हैं ये 5 तत्व जो है वो नियम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आसन का मतलब होता है, आसन अगर देखें तो आसन आप देख सकते हैं आरामदायक स्थिति को भी बोलते हैं। मतलब आरामदायक स्थिति में बैठना आसन कहलाता है। और जो आसन होता है वो शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि शरीर को चुस्त दुरुस्त, लचीला और शरीर में वसा के अनुचित जमाव को कम करके शरीर की सुंदरता में यह वृद्धि करता है। और आसन जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, अलग अलग आसन, प्राणायाम, धनुरासन, चक्रासन, तो ये सभी आसन है।
ठीक है। तो आसन जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं और इनका शरीर के विभिन्न अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है आपका अगला प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है श्वसन प्रक्रिया, मतलब सांस लेना और छोड़ना पे पूर्ण नियंत्रण। कि आपने देखा होगा इसमें क्या, इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि एक नाक के जो 2 पार्ट होते हैं, एक ओर से सांस लेना, फिर उसको बंद करके उस पर फिंगर रख के दूसरी जो आपका नोज़ का जो पार्ट होता है वहाँ से जो श्वसन जो सांस है उसको बाहर निकालना। तो इस प्रकार से आपका नियंत्रण हो जाता है। तो प्राणायाम का अर्थ ही है कि श्वसन प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। उसके बाद है, और प्राणायाम के जो मूल रूप से 3 तत्व माने गए हैं। पहला है पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब होता है सांस लेना, मतलब सांस अंदर की ओर लेना। उसके बाद कुंभक मतलब रोक कर रखना और रेचक मतलब उसको बाहर की ओर छोड़ना। और आप सभी देख सकते हैं कि प्राणायाम में ये 3 क्रियाएं ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। सांस अंदर लेना पहले, फिर थोड़ी देर उसको रोक कर रखना एंड बाद में उसको छोड़ना। फिर धारणा। धारणा का अर्थ होता है किसी एक बिंदु पर या वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना ही धारणा कहलाता है। धारणा मतलब किसी एक बिंदु पर या किसी एक वस्तु पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, और इस स्थिति को पूर्ण एकाग्रता भी कहते हैं। मस्तिष्क की एकाग्रता से ही ध्यान होता है, और धारणा जो होती है वो समाधि की ओर पहला कदम होती है। ठीक है। उसके बाद हमारा 7th है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है, ध्यान मस्तिष्क की पूर्ण स्थिरता की एक प्रक्रिया है। स्थिरता मतलब आपका जो मस्तिष्क है वो एकदम स्थिर है, उसमें कोई अन्य विचार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई भागदौड़ नहीं है। तो क्या है, जब आपका मस्तिष्क पूरी तरीके से स्थिर हो जाए उसे हम ध्यान कहते हैं। या फिर अगर हम सरल शब्दों की बात करें तो बिना किसी विषयांतर, ठीक है, विषयांतर के एक समय के दौरान मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता ही ध्यान कहलाती है, और ये समाधि की पूर्ण स्थिति होती है। उसके बाद है अंतिम समाधि। समाधि का मतलब होता है व्यक्ति की जो आत्मा है, व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही समाधि कहलाता है। मस्तिष्क के सभी आवेगों पर नियंत्रण कर सचेत रहते हुए भी चेतना से आगे निकला जाना चाहिए। ठीक है, यही समाधि है। समाधि की जो स्थिति होती है वो व्यक्ति को ईश्वर के दैवीय सुख का अनुभव कराती है। तो समाधि की जो स्थिति है वो व्यक्ति के दैवीय जो सुख है, यानी कि जो डिवाइन प्लेजर है, उसका अनुभव कराती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके जो योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, उसके बाद फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार से आपका जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़, अष्टांग योग तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका आप लोग लगा के चलिए, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में आना है। और योग का महत्व, योग का अर्थ, ये देखा जाए तो पूरा टॉपिक ही, ये पूरा चैप्टर ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे जो मैं टॉपिक कराऊँगी यौगिक क्रियाएँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ उसको भी स्किप नहीं करना है। और ये वीडियो जो है वो आपको अपने दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड करनी है, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख के कल के एग्ज़ाम में अच्छे से इस चैप्टर को कर सकें। और इसके साथ आप लोग चैप्टर नंबर 1, 2 की भी वीडियो देखिए। साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।